भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया है में एक बहुत लंबा समय लगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ। अगर हम देखें तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है या जब कोई बहुत बड़ा काम होता है, ब्रॉड स्केल पर होता है, उसमें कुछ न कुछ कमियां हमें बाद में एनालिसिस करने पर दिखाई देती हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ कमियां क्या थी उन्हें एनालाइज करेंगे। अगर हम बात करें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, अगर इसे कुछ कमियों को हम देखें, उस कमी को हम जो है लीगल ठहरा सकते हैं, हम कह सकते हैं कोई रीजनेबल है, लीगल की बात नहीं कर सकते हैं, रीजनेबल कर सकते हैं कि कुछ कमियां हैं। जैसे हमारे संविधान में जो बना उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे क्लास जोड़ दिए गए जिनकी आवश्यकता नहीं थी, तो इसकी जो है जरूरत नहीं थी, फिर भी क्यों जोड़ेगा। इसका मेन रीजन ये था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कौन था, वो सब के सब वकील थे, और आगे हम देखते हैं सब नेता थे। तो वकील और नेता कितना भी अच्छा काम करेंगे वो अपने हिसाब से जरूर काम करेंगे कि उनको बेनिफिट परपीचुअल टाइम तक, यानी अनंत काल तक उनको फायदा मिले। यही सब चीजें हम देखेंगे, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो है क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखेंगे। तो अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके बारे में पहली बात यह है कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह काम नहीं किया। क्यों? हमने देखा कि जो इलेक्शन कराया गया 1946 में, वह इलेक्शन एक्चुअल में इनडायरेक्ट थे, यानी वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कराए गए थे। जो उस समय प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थे, एक्चुअली उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली था। तो वो जो एमएलए के तौर पर थे, आज के तौर पर हम देख सकते हैं जो मेंबर थे, वो लोगों ने क्या किया, इनडायरेक्टली कुछ पर्सन को नॉमिनेट कर दिया, इन्हें इलेक्शन हुआ, उन्हीं लोगों को चुन लिया गया, वही बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए। यानी हम देखते हैं कि पूरे देश के जनता का रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी में नहीं था, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना था। एक्चुअली सरकार जो है बदल जाती है इलेक्शन के बाद, तो हो सकता है कि इलेक्शन होता तो वह पर्सन नहीं चुने जाते जो चुने गए थे। इस तरीके से मान सकते हैं कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये डायरेक्टली चुनी नहीं गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नॉट ए सोवरेन बॉडी। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सोवरेन बॉडी का मतलब यह होता है कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, यानी सेल्फ एग्जिस्टेंस अगर किसी भी बॉडी में हो, किसी पर्सन में हो, किसी कंट्री में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ एग्जिस्टेंस हो, किसी भी तरीके का बाहरी दबाव न हो, उस पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट बाहर से न पड़े, तो उसे हम कहेंगे सोवरेन बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हम करते हैं वो सोवरेन बॉडी नहीं था। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इसका प्रपोजल कौन दिया था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। तो यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके प्रपोजल को रखा था जो है कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन का जो स्कीम था उसी को आधार बना करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी अवधारणा है वो कैबिनेट मिशन पर डिपेंडेंट थी। यानी हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इफेक्ट यहाँ पर था, और जब एक्सटर्नल इफेक्ट यहाँ पर था तो हम मान सकते हैं कि सोवरेन बॉडी नहीं था। अगर हम देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भी अपनी इच्छा से नहीं बनी। भारतीय तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमको आज़ाद कर दो, अपने देश का संविधान स्वयं बनाएंगे, अपने देश का शासन प्रशासन स्वयं चलाएंगे। ब्रिटिश तो ऐसा किए नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में कैबिनेट मिशन का जो स्कीम था उसके माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक परमिशन दिया इंडियंस को कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करें, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। हम देख सकते हैं कि ये सोवरेन बॉडी भी नहीं था। नेक्स्ट पार्ट है टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम देखें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा है। 3 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 64 लाख रुपया लगा। कब? 1946 से 1949 के बीच में 64 लाख रुपए लग गए। सभी नेता अपने आप को देशभक्त कहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी देशभक्ति किए कि 64 लाख रुपए आज से 75 साल 80 साल पहले खर्च हो गए। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, अगर क्रिटिक्स की बात देखें तो यहाँ पर क्या लगा, बहुत ही टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था।
जबकि अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको बनाने में केवल 4 महीने लगे थे। यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए केवल 4 महीने लगे थे। इस रेफरेंस हम देखते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उनका नाम था नजीरुद्दीन अहमद। तो वो क्या कहते हैं कि एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके जो सारे प्रोविजन को कलेक्ट कर रहे हैं और एक ड्राफ्ट प्रपोजल बना रहे हैं, उस काम के लिए जो कमेटी थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता था, और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो ड्रिफ्टिंग कमेटी है। ड्रिफ्टिंग कमेटी का मतलब वो बहुत टाइम को खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। तो हम देखते हैं कि वो टाइम कंज्यूमिंग का जो क्रिटिसिज्म है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर द्वारा भी था। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने की टाइम पीरियड है तो कुछ कंट्री का हम देखते हैं, सभी देश का नहीं देखेंगे। तो यूएसए की बात करें तो उसमें केवल 7 आर्टिकल हैं और उसको बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 25 मई 1787 को शुरू हुई और 17 सितंबर 1787 को, यानी लगभग 4 महीना से भी कम टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए गए। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 7 ही आर्टिकल हैं। अच्छा, ये बात यहाँ पर देखने वाली है कि अमेरिका इतना समृद्ध देश है, विकसित देश है, उसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी चाइना, इंडिया के बाद उसी की आबादी सबसे ज़्यादा विश्व में है। तो अगर हम देखें इसके बावजूद वहाँ पर 7 ही आर्टिकल क्यों हैं? एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूएसए जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, रेजिडुअरी पावर भी उन्हीं के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा पावर कम रखा गया है, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल भी कम रखे गए। और साथ ही साथ इसका एक फायदा और भी है कि जब आर्टिकल ही नहीं है, प्रोविजन डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल रहेंगी प्रशासन को चलाने में, प्रशासन प्रक्रिया को चलाने में। कनाडा की बात करें तो 147 आर्टिकल है और उसको बनाने में 2 साल 6 महीने लगे। यानी 10 अक्टूबर 1864 को शुरू हुआ और मार्च 1864 तक चला। लगभग जो है ये 2.5 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टाइम पीरियड था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 128 आर्टिकल है और वो जो है शुरू होता था 1891 के मार्च में और कब तक चला तो 9 जुलाई 1900 तक चला। यानी लगभग 900 साल लग गए, 9 साल लग गए ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। यानी हम देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है वो तो काफ़ी कम है, उतनी ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है उतनी पॉपुलेशन भारत में हर साल बढ़ जाती है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं 1891 में, तब तो बहुत कम आबादी थी, तो 1891 में इतनी कम आबादी थी कि 130 साल पहले कम से कम देखें तो भी उनको 9 साल लग गया। इसका रीजन क्या था? एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेजेंट टाइम में पर्सन है वो लगभग अधिकतम लोग यूरोपियन ही हैं जो जाकर के बसे हैं। तो जो वहाँ के ओरिजिनल पर्सन है, जो मूल आदिवासी हैं, मूल निवासी पर्सन है, उनके साथ बहुत क्लैशिंग थी। बहुत सारे नेता जो उस वर्ग से थे उनको लेकर क्लैशिंग तो जरूर रहेगी, इसलिए शायद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम ज़्यादा लगा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 153 आर्टिकल है और उसको बनाने में 1 साल लगा। यानी हम देखें कि बड़ा ही साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बड़ा ही मॉडरेट टाइम लगा है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत लंबा नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तरह अति लंबा नहीं और अमेरिका की तरह बहुत कम नहीं। वहाँ देखते हैं साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन 153 आर्टिकल है जो कि मॉडरेट लेवल पर है। भारत की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है, यूएसए की तरह बहुत कम नहीं, और टाइम भी उन्होंने 1 साल में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो ये जो क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, हम पहले ही देख चुके हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण हुआ उस समय इलेक्शन हुए। इलेक्शन कैसे हुए? इनडायरेक्ट हुए। इनडायरेक्ट इलेक्शन में 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो 208 सीटें मिलने का मतलब ही था कि यहाँ पर कांग्रेस डोमिनेट कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि इसके पूरे इफेक्ट पर, जैसे कि हम देखें 26 जनवरी जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसका कार्यक्रम शुरू किया गया था लाहौर के 1930 के कांग्रेस के अधिवेशन में, और वहीं पर कहा गया था कि हमें पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। तो 26 जनवरी को वे लोग पूर्ण स्वराज डे मना रहे थे।
और उसी को बाद में रिपब्लिक डे बना दिया गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। इस वजह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा रिपब्लिक डे सिस्टम है ये उन्हीं से चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में पूरे देश के लोगों ने नहीं मनाया था पूर्ण स्वराज डे। वहाँ पर एक संकल्पना पेश की गई थी, जनता के नाम पर किया गया था, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, उसके नेता के तौर पर किया गया था, जिसे आज हम प्रेजेंट टाइम में भारत में रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन एक जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उनका क्या कहना है इस रेफरेंस में, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन ए essentially one party country. The assembly was the Congress and the Congress was India. तो जो ग्रेनविल ऑस्टिन है उनका कहना है कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया को अगर देखें, हम पूरे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी प्रोसीजर को देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि पूरा देश एक्चुअल में वन पार्टी सिस्टम से चल रहा है। यहाँ पर मल्टी पार्टी दिख तो रही है पर वन पार्टी सिस्टम से चल रहा है, और एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस ही देश थी। और ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं खुद मानता हूँ कि भारत का विभाजन सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर कर लिया। एक्चुअल में न तो इस हम यहाँ देखते हैं कि असेंबली के लिए वोटिंग हो गई, अन्य काम के लिए वोटिंग हो रही है, सारे नेता वोटिंग की डिमांड कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने कभी देश के विभाजन के लिए वोटिंग कराया? नहीं कराया, न कांग्रेस ने और न मुस्लिम लीग ने। तो एक्चुअल में देखते हैं देश का बंटवारा भी इन्हीं दो पार्टियों ने किया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ही मिलकर के देश का बंटवारा कर दिया। तो एक्चुअल में ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन पूर्णतः सत्य है कि कांग्रेस ही उस टाइम में इंडिया थी, ब्रिटिशर्स भी उन्हीं सबको भाव देते थे। तो जो मुस्लिम लीग चाहे कांग्रेस, यही दोनों को ब्रिटिशर्स भी भाव देते थे। एक्चुअल में देखें तो जितने नेता थे कांग्रेस के, चाहे मुस्लिम लीग के या अन्य जो बड़े नेता थे, वे सब के सब ब्रिटेन में पढ़े हुए थे, या कुछ लोग अमेरिका या यूरोप में पढ़े हुए थे। उनके ऊपर एक्चुअल में देखा जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक्टिव या पैसिव इफेक्ट था यूरोपियंस का, ब्रिटिशर्स का। वो ब्रिटिशर्स से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस किया। तो हम देखते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि दो पार्टियों ने ही देश का बंटवारा कर दिया और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर दी। हम देखते हैं लायर पॉलिटिकल डोमिनेशन है, इसको देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जो आज समस्या का जड़ बन गई हैं। तो समस्या परपीचुअल टाइप का हो गया, जैसे जो नेता होते हैं चाहे वकील होते हैं, वो कुछ न कुछ इंतजाम ऐसा कर लेते हैं उनको परपीचुअल फायदा मिले, यानी पूरे देश की जनता उलझी रहे, उनको फायदा मिलता है। इसी रेफरेंस हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे क्लाज, कुछ आर्टिकल, कुछ प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जो सच में तो देखा जाए उनकी आवश्यकता नहीं है बल्कि नुकसान ही है, फिर भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है वो। जैसे हम देखें, क्रिटिक्स का पहला कहना है कि लायर और पॉलिटिशियन थे। इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि लॉ बनाने की प्रक्रिया तो लायर ही करेंगे जो कानून के विशेषज्ञ हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कंप्लीटली लायर ही बनाएं ये बात गलत है। यानी हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें किसी कृषक वर्ग से कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई व्यक्ति बहुत बड़े टीचर्स के ग्रुप को शामिल नहीं किया गया, साइंटिस्टों को शामिल नहीं किया गया, समाज के जो उस समय समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी युवा थे, विशेषकर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी युवा का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। तो आज हम बात करते हैं हर जगह युवाओं की बात होती है पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीच में, लेकिन एक्चुअल में युवाओं का कोई रोल नहीं था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किसानों का तो बिल्कुल ही नहीं था, उद्योगपतियों का इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली जरूर था उस पर। तो ये सब चीज़ें थी, तो उन्होंने क्या किया, लायर पॉलिटिकल डोमिनेशन से बनाया। हम देखते हैं कि सभी सोसाइटी, जैसा कि हमने कहा कि कृषक का, युवा वर्ग का, मजदूर वर्ग का बिल्कुल रोल नहीं था। आगे हम देखें, इसमें को बहुत ज़्यादा बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बनाया गया, ये बहुत ही सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि बनाया गया है, उसमें एक चीज़ है उसका नुकसान ज़्यादा नहीं है, बल्कि है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, लिख दी गई हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। बल्कि होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से आजकल हम देखते हैं कि जो है हर जगह पर क्लैशिंग चलती है, कोई दो स्टेट आपस में लड़ जाते हैं, एक ही स्टेट में लोग लड़ जाते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन लड़ जाते हैं,
और मामला हाई कोर्ट में चला जाता है या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पर सालों साल पेंडिंग रहता है, वहाँ से कुछ फैसला हो ही नहीं पा रहा है। और जब फैसला होता है तो बहुत टाइम बीत जाता है। और बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज को है। जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर लैंग्वेज एक हम देखें तो आर्टिकल 29 और 30, जो आर्टिकल 29 और 30 है जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी पर, आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, और आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी यहाँ पर दो आर्टिकल ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज की बात करते हैं, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इन्होंने बताया ही नहीं कि माइनॉरिटीज हैं कौन। यानी हम देखें इन्होंने जो बहुत वेग कॉन्सेप्ट दिया है, एक कॉम्प्लिकेटेड या इम्प्लिसिट कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट दे दिया, वो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। देश में अब एक माइनॉरिटी का सिस्टम अजीबोगरीब चल रहा है। कौन माइनॉरिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या है, एक देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर सांसद चुन करके आते हैं और वहाँ पर एक दो व्यक्ति ही मिलकर के पूरा देश चलाते हैं। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चाहे गवर्नमेंट किसी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दे, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जबकि यूएनओ ने क्राइटेरिया बना रखा है। लगभग 4 या 5% उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन अगर हो तो उसे माइनॉरिटी देना चाहिए, उसके ऊपर माइनॉरिटी दर्जा नहीं देनी चाहिए। लेकिन भारत में तो 20% आबादी जिसकी है वो भी माइनॉरिटी है, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, बस कह दिया गया माइनॉरिटी तो बस माइनॉरिटी हो गया। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हालत जो उन्होंने बनाया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और वेग लैंग्वेज यूज करने की प्रॉब्लम। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा तो बना, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों को शामिल ही नहीं किया। जैसे हम देखते हैं बाद में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। जैसा कि हमने कहा ना, दे पॉइंटेड आउट द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वे आर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। बच्चों के बारे में जैसे हमने कहा शिक्षकों को ऐड ही नहीं किया गया, शिक्षा के बारे में कोई काम नहीं किया गया। इसका नतीजा क्या हुआ, आर्टिकल 21A को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड करना पड़ा, क्योंकि 21A क्या कहता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, उसके बारे में बात करता है, जबकि ये संविधान में होना चाहिए था। लेकिन उसको उन्होंने कहाँ स्थान दिया, नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। लेकिन बाद में जब लगा कि बच्चों की शिक्षा पर कुछ नहीं काम हो रहा है, तो बाद में इसको फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। इसी तरह देखें तो ये जो पॉलिटिशियन थे, इन्होंने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। राज्यसभा है क्या, तो अगर हम राज्यसभा को बहुत अच्छे समझना चाहें, एक एग्जाम्पल से समझें, तो विजय माल्या भारत के राज्यसभा का मेंबर रह चुका है, अनिल अंबानी राज्यसभा का मेंबर रह चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है देश से, देश की शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, देश का पैसा ही लेके विदेश भाग जा रहे हैं, वे लोग राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं आराम से, इनको कोई मतलब नहीं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पर्सन को चाहे तो विधायकों के माध्यम से इनडायरेक्टली चुन करके एमपी बना देगा, उनको पेंशन मिलेगा, बंगला मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, और वह देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। जो व्यक्ति जनता के बीच में नहीं जा सकता है, जिसकी औकात ही नहीं जनता के बीच में जाए, जो जनता के बीच जाने की इच्छा ही नहीं रखता है, जो भ्रष्टाचारी है, वो डायरेक्ट एमपी बन जा रहा है, राज्यसभा में पहुंच जा रहा है और पैसा भी लेके भाग जा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका मेन रीजन है कि पॉलिटिशियन उसमें शामिल थे। तो हम देख रहे हैं विधान परिषद और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया। बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि राज्यसभा को हटा देना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए, लेकिन वही बात है, जब एक बार किसी को आदत पड़ जाती है बुरी चीज़ों की तो वो कहाँ छोड़ने वाला है। लोगों को मज़ा आ रहा था राज्यसभा मेंबर बनने में, तो बाद में वो हटा नहीं, और अब तो वो कभी हटने वाला भी नहीं, हटे भी ना। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि हटाया जाए, मेरा कहने का मतलब ये है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जैसे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, उसके बाद ही उसको इलेक्शन हो, और वो लोकसभा के साथ ही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अमेरिका में राज्यसभा के तौर पर सीनेट होता है,
वहाँ पर सीनेट के मेंबर भी डायरेक्टली चुने जाते हैं जनता द्वारा। यानी अमेरिका के सिस्टम को तो अपना लिया, वहाँ बाइकैमरलिज्म है, हमारे देश में बाइकैमरलिज्म होगा, लेकिन इन्होंने इलेक्शन की पद्धति को नहीं एक्सेप्ट किया। वहाँ पर इनकी मंशा गलत थी। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन रख दिए, और आज तक किसी गवर्नमेंट ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से उसे डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में परिवर्तित नहीं किया। वो आज भी इंडिपेंडेंट, जबकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सीनेट की इलेक्शन इनडायरेक्ट नहीं होगी, डायरेक्ट होगी। ये चीज़ें थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ खराब चीज़ें। आगे देखें, डोमिनेटेड बाय हिंदू, ये क्रिटिसिज्म है, लेकिन एक्चुअल में सही हम नहीं मान सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, यहाँ पर माइनॉरिटीज को दर्जा दे दिया गया, लेकिन अगर हम बात करें जब पूरे देश की आबादी हिंदू की ही ज़्यादा है, और यहाँ पर यह भी बात कही गई थी कि हम हर वर्ग से लेकर के, हर राज्य से, हर प्रोविंस से मेंबर को लेकर के आएंगे। जब हर जगह से मेंबर आएंगे तो हिंदू ज़्यादा थे, लेकिन मुस्लिम लीग में भी तो काफ़ी ज़्यादा मेंबर थे। तो ये केवल क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म, क्योंकि जब आबादी हिंदू की ज़्यादा है, ऑब्वियसली हिंदू ज़्यादा होंगे। तो लॉर्ड विस्काउंट क्या कहते हैं, ये बॉडी ऑफ हिंदूज, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ए बॉडी ऑफ हिंदू थी। इसका मतलब क्या है, तो जो लॉर्ड विस्काउंट हैं, क्या वहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उनके देश में, क्या क्रिश्चियन ने, वो बॉडी ऑफ क्रिश्चियन नहीं था? उनके देश का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बॉडी ऑफ क्रिश्चियन ही रहा होगा। तो ये तो कहा ही जा सकता है कि अगर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो बॉडी ऑफ हिंदू होगा, नेपाल का बनेगा तो बॉडी ऑफ हिंदू होगा, और श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो बॉडी ऑफ बौद्धिस्ट होगा। म्यांमार, थाईलैंड, जापान, अगर इन सब देशों के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे वो बॉडी ऑफ बौद्धिस्ट होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब कंट्री, यानी जो भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो बॉडी ऑफ मुस्लिम होगा। अगर इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो बॉडी ऑफ जीव होगा। अगर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अमेरिका का बनता है, तो बॉडी ऑफ क्रिश्चियन ही होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसको कहने का कोई विशेष मतलब नहीं है, ये केवल एक क्रिटिसिज्म है और रियलिटी नहीं है। विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो विंस्टन चर्चिल को ये सोचना चाहिए कि उनके देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्या उसमें भारत के हिंदू बनाने गए थे, या जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका के बौद्धिस्ट बनाने गए थे, भारत से जैन गए थे, इजराइल से जीव गए थे, या अरब कंट्री से मुस्लिम गए थे, या चाइना से ताओ माओ धर्म वाले गए थे, या कन्फ्यूशियस धर्म के गए थे। तो ये उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्हें ये चीज़ बतानी चाहिए थी कि मेजर कम्युनिटी उनके देश में कौन थी, क्रिश्चियन थे या कोई और था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो भी कुछ भी क्वेरी हो। अगर जैसे हम बात करें तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या विशेष फैक्ट है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, तो अगले वीडियो में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। और अगर आप हमारे प्रेजेंट टाइम के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो वीडियो को कंटिन्यूस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो थैंक यू, जय हिंद।